हाय एवरीवन, वेलकम टू कश्यप एजुकेटर चैनल। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार कश्यप। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आज का हमारा टॉपिक है एमसीएफ आरबीएल में होने वाली एलडीसी रेलवे विभागीय परीक्षा जेई पीक्यू के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के क्वेश्चन पेपर पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके आवश्यक निर्देश पर चर्चा करेंगे। आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली विद्युत विभाग में कनिष्ठ अभियंता पीक्यू के लिए प्रश्न पत्र, समय 2 घंटे, अधिकतम अंक 100 अंक। उम्मीदवारों के लिए निर्देश, इस प्रश्न पत्र में 110 प्रश्न हैं। उम्मीदवार को कोई भी 100 प्रश्न हल करने हैं। प्रयास किए गए पहले 100 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पिक प्रश्न हैं और कोई नकारात्मक अंक नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे, क्योंकि हम प्रश्न पेपर पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कृपया निम्नलिखित पढ़ें और उत्तर दें। इसका पहला ऑप्शन है अध्ययन अवकाश को पदोन्नति, पेंशन और वरिष्ठता के लिए सेवा के रूप में गिना जाएगा। दूसरा इसका ऑप्शन है इसे नियमों में प्रदान की गई वेतन वृद्धि के लिए सेवा के रूप में गिना जाएगा। अब निम्नलिखित का इसी आधार पर निम्नलिखित का उत्तर दें। ए ओनली फर्स्ट करेक्ट है, बी ओनली सेकंड करेक्ट है, सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, क्योंकि जो अध्ययन अवकाश होता है वह पदोन्नति, पेंशन और वरिष्ठता के लिए सेवा के रूप में गिना जाता है और इसमें नियमों में प्रदान की गई वेतन वृद्धि के लिए सेवा के रूप में भी इसको गिना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, एक महिला रेल कर्मचारी जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं वह निम्नलिखित के लिए मातृत्व अवकाश की हकदार है। तो कोई भी महिला कर्मचारी के लिए उसके सबसे बड़े 2 जीवित बच्चों के लिए जो मैटरनिटी लीव मिलती है वह 180 दिन की मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है डी 180 दिन। अगला क्वेश्चन है, रेल कर्मचारी को यात्रा रियायत के संदर्भ में पीटीओ यानी कि पीटीओ की फुल फॉर्म है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पीटीओ की फुल फॉर्म होती है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए यानी कि प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी रेल कर्मचारी ने एक कैलेंडर वर्ष में अपनी सभी पास प्राप्त कर लिए हैं तो उसे कितने अग्रिम पास जारी किए जा सकते हैं। यानी एक कैलेंडर वर्ष में कोई भी कर्मचारी यदि अपने पूरे पासों का उपयोग कर लेता है और उसे अगले नेक्स्ट ईयर के कैलेंडर वर्ष से अग्रिम पास चाहिए तो वह कितने पास ले सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि वह 1 सेट पास ले सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, ड्यूटी पर तैनात रेलवे अधिकारी को आरक्षण के लिए, यानी कोई रेलवे अधिकारी ड्यूटी पर है और ड्यूटी पर तैनात है और आरक्षण के लिए उसे अधिकतम डैश दिया जा सकता है। तो कोई भी रेल कर्मचारी यदि अधिकारी जो ड्यूटी पर जाता है तो उसे अधिकतम 4 वर्ष दिया जा सकता है। राइट आंसर हमारा बी है। अगला क्वेश्चन है, एक आधा सेट प्रिविलेज पास के लिए अधिकतम वैधता अवधि कितनी होती है। तो प्रिविलेज पास की जो वैधता अवधि होती है, या फुल सेट हो या हाफ सेट हो, उसकी जो वैधता अवधि होती है वह रहती है 5 मंथ। राइट आंसर हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, अटेंडेंट ऑफ पास होल्डर एज, यानी पास धारक के परिचारक हैं। तो पास धारक के जो परिचारक होते हैं, यानी परिचारक की जो सुविधा है लेवल 6 के ऊपर
लेवल 6 के ऊपर के कर्मचारियों को परिचारक की सुविधा उपलब्ध है और वह परिचारक फुल टाइम पेड सर्वेंट होना चाहिए। उसी के लिए जो अटेंडेंट की सुविधा उपलब्ध रहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, फुल टाइम पेड सर्वेंट, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 हैज कम इनटू द फोर्स, यानी कि रेलवे कर्मचारी डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 लागू हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह 1 अक्टूबर 1968, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है जिन रेल सेवकों को निलंबित किया जा सकता है, यानी कि जिन रेल सेवकों को निलंबित किया जा सकता है और जिन अधिकारियों द्वारा उन्हें इस प्रकार रखा जा सकता है उनके वर्ग अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। तो इसके ऑप्शन है ए शेड्यूल फर्स्ट, बी शेड्यूल सेकंड और सी शेड्यूल थर्ड और डी ऑल द गिवन ऑप्शन। तो उनके जो ऑप्शन हैं वह सभी अनुसूची यानी कि सभी शेड्यूलों में उपलब्ध हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह डी। अगला क्वेश्चन है निलंबन इज ए, यानी निलंबन एक है। तो निलंबन जो है एक प्रशासनिक प्रक्रिया होती है और यह किसी पेनल्टी के अंतर्गत नहीं आती, यानी निलंबन एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या किसी प्रकार की पेनल्टी या दंड नहीं है। तो निलंबन जो है वह इज नॉट ए पेनल्टी, यानी कि किसी प्रकार का दंड नहीं है। अगला क्वेश्चन है कंपल्सरी रिटायरमेंट फेल अंडर कैटेगरी ऑफ, यानी अनिवार्य सेवानिवृत्ति जो है निवृत्ति की श्रेणी में आती है। तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी कि कंपल्सरी रिटायरमेंट जो है मेजर पेनल्टी के अंतर्गत आती है। तो इसका जो राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेम, जेम का फुल फॉर्म क्या है। तो जेम का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है JAG यानी कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड ऑफिसर कैन डायरेक्टली एक्सपेक्ट वर्क टेंडर अप टू रेट, यानी कि JAG अधिकारी 150 रुपये तक की कार्यनिविदा को स्वीकार कर सकते हैं। तो JAG अधिकारी जो होते हैं वो 50 लाख तक की कार्यनिविदा को स्वीकार कर सकते हैं, राइट आंसर हमारा सी है। अगला क्वेश्चन है जब स्टॉक यानी कि वह स्टॉक जो आपूर्तिकर्ता द्वारा चूक के मामले में और खपत में उतार चढ़ाव का ख्याल रखने के लिए आपात स्थिति प्रदान करता है के रूप में जाना जाता है। तो जो वह स्टॉक जो आपूर्तिकर्ता द्वारा चूक के मामले में और खपत में उतार चढ़ाव का ख्याल रखने के लिए आपात स्थिति प्रदान करता हुआ बफर स्टॉक होता है, राइट आंसर हमारा बी है। अगला क्वेश्चन है कन्वेनर ऑफ द टेंडर कमेटी इन स्टोर परचेज इज द, यानी कि भंडार क्रय में निविदा समिति के संयोजक हैं। तो भंडार क्रय में निविदा समिति के जो संयोजक होते हैं वो होते हैं स्टोर मेंबर, राइट आंसर है हमारा सी। अगला क्वेश्चन है मूल रूप से एक विशिष्ट वस्तु पर व्यय के लिए किसी अन्य वस्तु के स्वीकृत धन के पूरक के लिए आवंटित धन के हस्तांतरण को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है रीएप्रोप्रिएशन, राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है प्रोक्यूरमेंट पोर्टल IREPS का पूर्ण रूप है। तो IREPS का पूर्ण रूप है इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम, तो राइट आंसर है ए भारतीय रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है 1 करोड़ की कार्यनिविदा के लिए जमा करने के लिए आवश्यक बयाना राशि की अनुमानित लागत की राशि है। तो अनुमानित यानी कि बयाना राशि यानी 1 करोड़ तक की निविदा के लिए जो आवश्यक बयाना राशि होती है वह होती है EMD यानी 2%, राइट आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है एक अनुबंध में विवाद को निपटाने की विधि है। तो एक अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें विवाद के निपटाने की विधि विवाद न्याय निर्णय बोर्ड के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो अनुबंध होता है उसमें विवाद सभी तरह से निपटाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा डी। अगला क्वेश्चन है अनुबंध की देय पूर्ति के लिए ठेकेदार द्वारा डैश की दर से सुरक्षा जमा यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट का भुगतान किया जाना आवश्यक है। तो इसका जो
राइट आंसर है कोई भी अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वीकृति जमा जो किया जाता है वह अनुबंध मूल्य का 5% होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए। अगला क्वेश्चन है कर्मचारी काम के घंटे के संदर्भ में, कर्मचारी काम के घंटे के संदर्भ में HOER का पूर्ण रूप क्या है? तो HOER का पूर्ण रूप है हॉर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। राइट आंसर हमारा ए। अगला क्वेश्चन है काम की गोपनीय प्रकृति के लिए नियोजित एक कर्मचारी HOER के अनुसार किस श्रेणी में आता है? यानी कि काम की गोपनीय प्रकृति के लिए, यानी कि गोपनीय प्रकृति के लिए जो एक नियोजित कर्मचारी है वह HOER के अंतर्गत आता है एक्सक्लूडेड यानी अपवर्जित। तो राइट आंसर हमारा सी होगा, यानी कि गोपनीय प्रकृति के अंतर्गत एक्सक्लूडेड यानी अपवर्जित के अंतर्गत आता है। और इंटेंसिव माने गहन, और इंसेंशियल इंटरमीडिएट यानी आवश्यक विरामी, और कंटिन्यूअस निरंतर। तो गोपनीय प्रकृति के लिए वो एक्सक्लूडेड यानी अपवर्जित के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है HOER के तहत शासित रेल सेवक के रोजगार के प्रकार हैं। तो HOER के अंतर्गत शासित रेल सेवकों के लिए रोजगार के प्रकार इंटेंसिव, इंसेंशियल, इंटरमीडिएट, एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूसिव और कंटिन्यूअस। यानी कि इंटेंस यानी गहन, इंटेंसिव यानी गहन, इंसेंशियल इंटरमीडिएट यानी आवश्यक विरामी, एक्सक्लूडेड अपवर्जित, और कंटिन्यूअस निरंतर, यह सभी आते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है सरल करें और उत्तर दें, यानी कि √25 भागित 5, यानी कि 25 का √5, 5 में 5 का भाग देंगे तो 1। राइट आंसर 1। अगला क्वेश्चन है सरल करें उत्तर दें, 200 का 50% 100 होता है। राइट आंसर बी। 5 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग यानी 5 का वर्ग 25 वर्ग सेंटीमीटर। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² यानी कि 22/7। गुणा भुजा का वर्ग यानी कि 49। 7 से 49 7 बार कटेंगे तो हमारा उत्तर, इसमें गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है खरीद के संदर्भ में PAC, यानी PAC की फुल फॉर्म है। तो PAC की फुल फॉर्म है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है एक निविदा में तकनीकी योग्यता मानदंड के लिए कार्य पूर्ण होने और आंशिक रूप से पूर्ण करने की अवधि मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर सी पिछले 7 साल, यानी एक निविदा में तकनीकी योग्यता मानदंड के लिए कार्य पूर्ण होने और आंशिक रूप से पूर्ण करने की अवधि मानी जाती है पिछले 7 साल। अगला क्वेश्चन है अनुबंध की समाप्ति पर विचार करते समय आमतौर पर निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। तो अनुबंध की समाप्ति पर विचार करते समय आमतौर पर निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। वह होते हैं खराब प्रदर्शन, काम शुरू ना करने, पूरा करने के लिए पत्र, और 7 दिन की नोटिस, ये भी होता है 48 घंटे की नोटिस, ये भी होता है। तो इसका राइट आंसर डी उपयुक्त तभी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में CPU का पूर्ण रूप है। तो CPU का पूर्ण रूप होता है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। राइट आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का पूर्ण रूप। तो रैम का पूर्ण होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। राइट आंसर हमारा सी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में C++ है। तो C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा है। राइट आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है कोच डेटा के संदर्भ में RSC का अर्थ है। तो कोच डेटा के संदर्भ में RSC जो होता है वह होता है रोलिंग स्टॉक सर्टिफिकेट, यानी चल स्टॉक सर्टिफिकेट। राइट आंसर हमारा ए। अगला क्वेश्चन है स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर में कंप्रेसर प्रदान किया जाता है। तो स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर जो होता है उसमें कंप्रेसर जो प्रदान किया जाता है वो आउटडोर यूनिट में प्रदान किया जाता है। राइट आंसर हमारा बी है। अगला क्वेश्चन है एयर कंडीशनिंग के संदर्भ में HVAC का पूर्ण रूप क्या है? तो
बी एसी का पूर्ण रूप होता है हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है एयर कंडीशनिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला रेफ्रिजरेंट होना चाहिए। तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो इस्तेमाल होने वाला जो रेफ्रिजरेंट हो है वह है गैर इरेंटिंग यानी कि नॉन इरेंटिंग, और बी गैर जहरीला यानी कि नॉन पॉइजन, और सी गैर ज्वलनशील यानी कि नॉन इनफ्लेमेबल। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा डी उपयुक्त सभी तरह का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वातानुकूलन का उद्देश्य है। तो वातानुकूलन का जो उद्देश्य होता है वो तापमान नियंत्रण, आर्द्रता भी नियंत्रण भी करता है, वायु आंदोलन और परिसंचरण, वायु फिल्टरिंग, सफाई और शुद्धिकरण। उपयुक्त सभी करता है, यानी कि वातानुकूलन का उद्देश्य सभी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह डी होगा। अगला क्वेश्चन है एयर कंडीशन की क्षमता की इकाई है। तो एयर कंडीशनिंग की क्षमता की इकाई होती है रेफ्रिजरेटर टन का टन, यानी कि एयर कंडीशन की क्षमता की इकाई टन में मापी जाती है। और एलएचबी कोच में जो आरएमपी यूनिट होता है उसकी क्षमता 60 टन होती है। आगे चलते हैं। पंपों के केंद्रीकृत नियंत्रण का अर्थ है। तो पंपों के केंद्रीकृत नियंत्रण का अर्थ होता है एक ही स्थान से सभी पंपों का संचालन। तो इसका जो राइट आंसर है बी, एक ही स्थान से सभी पंपों का संचालन। अगला क्वेश्चन है परिवर्तनीय आवर्ती ड्राइव यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की स्थापना से, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की स्थापना से मोटर को संचालित करने की अनुमति मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें कम स्टार्ट और अप करंट यानी कि लोअर स्टार्टर और अप करंट, राइट आंसर हमारा सी। अगला क्वेश्चन है 10 एचपी यानी 10 हॉर्स पावर पंप सेट के लिए किस प्रकार का स्टार्टर उपयुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर है बी, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग हम वोल्टेज और करंट को कम या अधिक करने के लिए उपयोग करते हैं। तो एक वोल्टेज स्तर से दूसरे वोल्टेज स्तर तक, एक करंट स्तर से दूसरे करंट स्तर तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह सी, उपयुक्त दोनों होंगे, क्योंकि यहाँ वोल्टेज और करंट दोनों को वह परिवर्तित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है बड़े जनरेटिंग स्टेशन के ट्रांसमिशन स्टेशन में विद्युत ऊर्जा संचालित करने के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर होगा। तो बड़े जनरेटिंग स्टेशन के ट्रांसमिशन सब स्टेशन में जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है HRC फ्यूज का पूर्ण रूप है, यानी कि HRC का पूर्ण रूप होता है हाई रूपचरिंग कैपेसिटी, हाई रूपचरिंग कैपेसिटी यानी उच्च रूपचरिंग क्षमता, राइट आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है नम सिलिका जेल का रंग है। तो नम सिलिका जेल जो है ट्रांसफार्मर के में प्रयोग होता है। तो इस नम सिलिका जेल का रंग होता है गुलाबी, राइट आंसर हमारा डी गुलाबी। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का जो उपयोग होता है वह कूलिंग और इंसुलेशन में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह सी होगा, उपयुक्त दोनों, यानी कि ट्रांसफार्मर ऑयल कूलिंग और इंसुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर के भीतर में भरा हुआ पदार्थ, जो ट्रांसफार्मर के भीतर में अभी जो बात हुआ था सिलिका जेल का, वह ट्रांसफार्मर के भीतर में भरा हुआ पदार्थ है जो गुलाबी रंग का होता है। तो ट्रांसफार्मर के भीतर में भरा हुआ पदार्थ सिलिका जेल है, राइट आंसर है हमारा ए है। अगला क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष को इंगित करने के लिए सुरक्षात्मक उपकरण है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें आंतरिक दोष को इंगित करने के लिए सुरक्षात्मक उपकरण होता है बुक होल्स रिले, राइट आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है एक विद्युत परिपथ में इंसुलेटर, यानी कोई विद्युत परिपथ में जो इंसुलेटर होता है वह जीवित भाग की यानी कि लाइव वायर की अर्थिंग को रोकता है, यानी कि जीवित भाग की अर्थिंग को रोकता है।
बी लाइव कंडक्टर को होल्ड करता है और चीनी मिट्टी से बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह डी, उपयुक्त सभी। अब है अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर है हमारा सिलिकॉन स्टील का बना होता है। राइट आंसर हमारा डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में OHE का वोल्टेज स्तर है। तो भारतीय रेलवे में OHE का वोल्टेज स्तर होता है 25,000 वोल्ट AC। राइट आंसर हमारा ए है। अगला क्वेश्चन है, एक सब स्टेशन में एक सर्किट ब्रेकर का उपयोग, यानी कोई सब स्टेशन होता है उसमें सर्किट ब्रेकर का उपयोग ट्रिप के लिए किया जाता है। तो वह ट्रिप के लिए किया जाता है फॉल्ट करंट पर, यानी फॉल्ट करंट पर एक सब स्टेशन पर सर्किट ब्रेकर का उपयोग ट्रिप के लिए किया जाता है। राइट आंसर हमारा बी है, फॉल्ट करंट पर। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा बचत के उद्देश्य से एमसीएफ में किस प्रकार की लाइट लगाई गई हैं। तो ऊर्जा बचत के उद्देश्य से एमसीएफ में जो लाइट लगाई गई हैं वह एलईडी प्रकार की लाइटें हैं। तो इसका जो राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, एमसीएफ में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता कितनी है। तो एमसीएफ में जो सौर ऊर्जा संयंत्र लगा है उसकी क्षमता 3 टन है, वो 3 मेगावाट है। राइट आंसर हमारा सी है। अगला क्वेश्चन है, एमसीएफ के विभिन्न कार्यशालाओं में प्रदान किए गए एक कूल डे पाइप लाइट में आमतौर पर यूनिटों में कितनी बिजली की खपत होती है। तो उसमें जो 0 यूनिट बिजली की खपत होती है। राइट आंसर हमारे रोशनी या इल्यूमिनेशन की इकाई है। रोशनी या इल्यूमिनेशन की इकाई जो होती है वह लक्स होती है। राइट आंसर हमारा बी है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीट लाइट को नियंत्रित करने के लिए, जो स्ट्रीट लाइट हैं उनको नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला खगोलीय टाइमर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो स्ट्रीट लाइट को नियंत्रित करने के लिए जो खगोलीय टाइमर है वह जीपीएस निर्देशांक के आधार पर काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, अर्थिंग में आईएस प्रयोग किया जाता है। तो अर्थिंग में जो आईएस प्रयोग होता है वह आईएस 3043 होता है। राइट आंसर हमारा ए है। अगला क्वेश्चन है, अर्थिंग के लिए प्रयुक्त पाइप इलेक्ट्रोड की लंबाई, अर्थिंग के लिए जो पाइप इलेक्ट्रोड होता है उसकी लंबाई से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, एमसीएफ में विद्युत आपूर्ति संस्थापन के संदर्भ में ASS है। तो ASS की जो फुल फॉर्म है वो है ऑक्सिलरी सब स्टेशन, यानी कि सहायक सब स्टेशन। राइट आंसर हमारा ए है। अगला क्वेश्चन है, एमसीएफ में विद्युत आपूर्ति संस्थापन के संदर्भ में CSS है, यानी CSS का फुल फॉर्म है। तो CSS होता है कंपैक्ट सब स्टेशन। तो हमारा राइट आंसर बी, कंपैक्ट सब स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, जब एक ASS को एक से अधिक हीटर द्वारा फीड किया जाता है तो उसे कहते हैं, जब एक एसएस को यानी कि ऑक्सिलरी सब स्टेशन को, जब ऑक्सिलरी सब स्टेशन को एक से अधिक फीडर से जोड़ा जाता है, ASS यानी कि सब सहायक सब स्टेशन ने ऑक्सिलरी सब स्टेशन को एक से अधिक फीडर से जोड़ा या द्वारा फीड किया जाता है तो उसे हम रिंगमैन सिस्टम कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ए, रिंगमैन सिस्टम। सामान्य घरेलू आपूर्ति की आवृत्ति है, तो सामान्य घरेलू आपूर्ति की आवृत्ति जो होती है 50 हर्ट्ज होती है। पावर फैक्टर के सुधार के लिए लोड के समांतर निम्नलिखित प्रदान किया गया है। तो पावर फैक्टर के सुधार के लिए लोड के समांतर हम कैपेसिटर बैंक का प्रयोग करते हैं, यानी कि संधारित्र बैंक का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा ए। सामान्य घरेलू आपूर्ति का वोल्टेज स्तर है, तो सामान्य घरेलू आपूर्ति का जो वोल्टेज स्तर होता है वो 230 वोल्ट AC होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विद्युत प्रतिष्ठानों की ऊर्जा लेखा परीक्षा में शामिल है। कोई भी विद्युत प्रतिष्ठान होता है तो उसमें ऊर्जा की लेखा बुक होती है, जब परीक्षा का मतलब बुक होती है, उसमें खपत की गई ऊर्जा का डेटा संग्रह रहता है, ऊर्जा बचत क्षमता का आकलन होता है, सुधार के लिए आवश्यक सिफारिश होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है,
ISO 50,001 2018 से संबंधित है, वह संबंधित है ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली से। राइट आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है LHV कोच का संक्षिप्त रूप है, तो LHV कोच का जो संक्षिप्त रूप है वह है लिंक हाफमैन बोस। राइट आंसर हमारा ए। अगला क्वेश्चन है RMPU का अर्थ है, तो RMPU का अर्थ हमारा होता है रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। राइट आंसर हमारा ए। अगला क्वेश्चन है RMPU LHV कोच, RMPU LHV AC कोच में प्रयुक्त बैटरी की क्षमता, तो RMP LHV AC कोच में जो बैटरी की क्षमता होती है वो 70 AH यानी एम्पियर हॉर्स होती है, एम्पियर आवर्स होती है। राइट आंसर हमारा ए 70 AH। अगला क्वेश्चन है यदि सिस्टम RMPU में मैनुअल हीटिंग मोड पर काम करता है, यदि RMPU में सिस्टम जो है मैनुअल हीटिंग मोड पर काम करता है तो ब्लोअर काम करता है, हीटर काम करता है, यानी ब्लोअर और हीटर दोनों काम करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है जब RMP में सिस्टम जो है मैनुअल हीटिंग मोड पर होता है तो ब्लोअर और हीटर दोनों कार्य करते हैं। राइट आंसर हमारा सी। अगला क्वेश्चन है यदि RMPU कोच में किसी एक मोटर पर सिंगल फेजिंग हुई है, यानी RMPU में किसी एक मोटर पर सिंगल फेसिंग होती है तो परिणाम होगा मोटर ट्रिप भी कर सकती है और मोटर विफलता संकेत भी दिखा सकती है। तो इसके दोनों कारण हो सकते हैं जब मोटर पर सिंगल फेसिंग होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है LHV AC कोच का कंट्रोल पैनल काम करता है, तो LHV AC कोच का जो कंट्रोल पैनल है वह 110 वोल्ट AC और 50 हर्ट्ज पर काम करता है। राइट आंसर हमारा ए है। अगला क्वेश्चन है AC कोच का RMPU बना होता है, तो AC कोच का जो RMPU होता है वो स्टेनलेस स्टील से बना होता है। क्योंकि LHV कोच के अधिकतर कंपोनेंट स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी, स्टेनलेस स्टील। RMPU में संघनित कुंडलियां बनी होती हैं, तो RMPU में जो संघनित कुंडलियां होती हैं वह तांबे की बनी होती हैं। राइट आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है RMPU फिट होती है, तो RMPU LHV कोच में वो लेबोरेटरी के ऊपर रूफ में फिट होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा छत में शौचालय के ऊपर। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है LHV कोचों को आग से बचाने के लिए निम्नलिखित निवारक कार्रवाई की जाती है, तो LHV कोचों को आग से बचाने के लिए जो निवारक कार्रवाई है तो डिब्बों में पोर्टेबल यानी DCP टाइप अग्निशमक प्रयोग किए जाते हैं और स्मोक डिडक्शन सिस्टम यानी कि धुआं प्रबंधन प्रणाली का प्रावधान किया गया है और फाइबर रिटार्डेंट मटेरियल का यानी कि रेक्जिन का उपयोग किया गया। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर होगा वह डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध की इकाई है, तो प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। अगला क्वेश्चन है आरोही क्रम में एक कोच की फर्निशिंग के अनुक्रमित चरण हैं, तो जब कोच फर्निशिंग में आता है तो चरण के हिसाब से जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी प्रकार से जब चरण चलते हैं और एंड में उसका परीक्षण यानी टेस्ट होता है, तो इसमें जो होगा चरण थर्ड, चरण नाइन्थ और परीक्षण, यह सही होगा। राइट आंसर हमारा ए है। अगला क्वेश्चन है एक मल्टीमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, तो मल्टीमीटर का प्रयोग वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध सभी कुछ मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हमारा डी। मेगर का उपयोग मापने के लिए किया जाता, तो मेगर का उपयोग इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता। राइट आंसर हमारा सी। अगला क्वेश्चन है एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी के लिए कितने न्यूनतम डायोड की आवश्यकता होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वह बी, 4 न्यूनतम डायोड की आवश्यकता होती है पूर्ण तरंग दृष्टकारी के लिए। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में GTO का पूर्ण रूप क्या है? GTO का पूर्ण रूप है गेट टर्न ऑफ, यानी कि गेट टर्न ऑफ। राइट आंसर हमारा ए। अगला क्वेश्चन है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में IGBT का पूर्ण रूप है, IGBT का पूर्ण रूप है यानी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो इसका राइट आंसर है ए, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। राइट आंसर हमारा ए। अगला क्वेश्चन है एक BBBF ड्राइव में BB
बी एफ का अर्थ है। तो बी फॉर वेरिएबल, बी फॉर वोल्टेज, बी फॉर वेरिएबल, बी फॉर वेरिएबल, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, यानी कि वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, यानी परिवर्तनीय वोल्टेज, परिवर्तनीय आवृत्ति। राइट आंसर हमारा ए। अगला क्वेश्चन है, कृपया कृपया निम्नलिखित कथन पढ़ें और उत्तर दें। तो पहला कथन है, एक इन्वर्टर डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। यह एकदम राइट है। जो इन्वर्टर होता है वह डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। और नंबर 2, जब विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो जो इन्वर्टर होता है वह विद्युत ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता। तो इसका जो पहला कथन है वह ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, केवल फर्स्ट सही है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, एलएचवी के संदर्भ में WSP का पूर्ण रूप है। तो WSP होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, व्हील स्लाइड सुरक्षा। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, एक वितरित विद्युत नियंत्रण प्रणाली में कर्षण प्रणोदन प्रणाली को रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी होगा, क्योंकि वितरित विद्युत नियंत्रण प्रणाली में जो है एलएचवी कोच में जो है उसमें कर्षण प्रणोदन प्रणाली को रखा जाता है। वह ट्रेन के विन्यास के सामने भी होता है, साथ ही मध्य में भी होता है और पीछे भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वितरित विद्युत नियंत्रण प्रणाली का लाभ है। तो वितरित विद्युत नियंत्रण प्रणाली का लाभ है, सामने की कारों पर या कोचों पर ड्रावर पुल में कमी और मानक एयर ब्रेक का त्वरित अनुप्रयोग। तो इसमें यह दोनों ही सही होंगे। तो वितरित विद्युत नियंत्रण प्रणाली है वह कोचों में या ड्रावर पुल में कमी करती है और एयर ब्रेक का तुरंत अनुप्रयोग करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह सी, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, एलएचवी कोच के संदर्भ में LW यानी LW AC TN E है। तो L फॉर LHV, W फॉर फास्ट पुल, AC फॉर एयर कंडीशन, CN फॉर 3 टायर और E फॉर इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी। तो इस ये वाले जो कोच कोड है वह गरीब रथ का है। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी होगा। अगला क्वेश्चन है, EOG पावर कार में उपलब्ध इंजनों की संख्या है। तो EOG पावर कार में 2 इंजन होते हैं। राइट आंसर सी। EOG का फुल फॉर्म एंड ऑफ जनरेशन। राइट आंसर ए। EOG पावर कार में बैटरी वोल्टेज और इंजन शुरू करने वाली बैटरी की क्षमता क्या है। तो बैटरी वोल्टेज जो होते हैं वह 24 वोल्ट होते हैं और शुरू करने वाली बैटरी की जो क्षमता होती है वह 290 एम्पियर आवर होती है। तो इसका जो राइट आंसर है बी, 24 वोल्ट और 290 AH। अगला क्वेश्चन है, एलएचवी पावर कार में लोड टेस्ट करने के लिए लोड करंट का मान। तो इसके लिए एलएचवी पावर कार में लोड टेस्ट करने के लिए लोड करंट का मान जो होता है वह 300 एम्पियर होता है। राइट आंसर हमारा ए। अगला क्वेश्चन है, डिसकनेक्टिंग और अर्थिंग स्विच। डिसकनेक्टिंग और अर्थिंग स्विच डिवाइस एलएचवी फीड बोगी के बॉडी फ्रेम और उसकी बेरिंग के साथ लगाई जाती है। ऑफ स्थिति में कुछ सर्किट बनाते हैं। तो वह जो लगाई जाती है वह सुरक्षित काम करने के लिए अर्थिंग यानी कि सुरक्षित काम करने के लिए अर्थिंग के लिए लगाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ए है। अगला क्वेश्चन है, एलएचवी कोचों में न्यूनतम वोल्टेज रिले का उपयोग किया जाता है। तो एलएचवी कोचों में न्यूनतम वोल्टेज रिले का जो उपयोग होता है वह बैटरी डीप डिस्चार्ज को सुरक्षित करने के लिए होता है। तो इसका जो राइट आंसर बी है, बैटरी डीप डिस्चार्ज को सुरक्षित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है,
एलएचबी कोचों में मापने और निगरानी रिले का उपयोग किया जाता है। तो एलएचबी कोच में मापने और निगरानी रिले का उपयोग जो है जांच करने के लिए कि क्या सभी फेज मौजूद हैं, और 3 फेज ओवर या अंडर वोल्टेज जांच के लिए, आवृत्ति के ऊपर नीचे जांच करने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर डी। एलएचबी कोचों में कैपेसिटर बैंक स्थापित किया जाता है। तो एलएचबी कोचों में जो कैपेसिटर बैंक जो होता है वो पावर फैक्टर में सुधार के लिए स्थापित किया जाता है। राइट आंसर हमारा डी है। अगला क्वेश्चन है एलएचबी हॉट बफट कोच में निम्नलिखित में से किसका लोड सबसे अधिक है। तो एलएचबी हॉट बफट कोच में जो है पानी बॉयलर का लोड सबसे अधिक होता है। राइट आंसर हमारा डी। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन राजभाषा से हैं। चलिए, राजभाषा के प्रायोजन हेतु देश को बांटा गया 3 भागों में, का खा गा सभी क्षेत्रों में बांटा गया। राइट आंसर हमारा डी। उत्तर प्रदेश राज्य निम्न में से किस क्षेत्र में आता है। तो उत्तर प्रदेश आता है का क्षेत्र में। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है संघ की राजभाषा क्या है। तो संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी है। राइट आंसर हमारा बी। और अगला क्वेश्चन है राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ। तो वह पारित हुआ 10 मई 1963। राइट आंसर ए। 1955 में गठित राजभाषा आयोग का नाम क्या था। तो 1955 में जो गठित राजभाषा आयोग था उसका नाम था खेर आयोग। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो राइट आंसर ए। गुजरात राज्य निम्न में से किस क्षेत्र में आता है। तो वह आता है खा क्षेत्र में। राइट आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुसार संवैधानिक नियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है। वह करता है विधि मंत्रालय। तो राइट आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है राजभाषा आयोग की सिफारिश पर, राजभाषा आयोग की सिफारिशों विचार हेतु गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उस समिति के जो राजभाषा आयोग की समिति पर सिफारिश के लिए जो विचार करने के लिए समिति गठित हुई थी, उस समिति का नाम था राजभाषा संसदीय समिति, और उसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वर्गीय श्री जी.वी. पंत। तो इसका राइट आंसर है ए। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा प्लीज। थैंक यू।